हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है 1, 9, 25, 49, 81। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से अगर इस सीरीज को देखने पर हमको पता चलता है, इस सीरीज के संख्याओं को देखने पर पता हमको क्या चलता है कि 1 है, 9 है, 25 है, 49 है। अगर 1 की मैं बात करूं तो मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, है ना। लिख सकता हूं कि नहीं, 1 का स्क्वायर है, बिल्कुल बोल सकते हैं है। 9 को मैं लिख सकता हूं कि ये 3 का स्क्वायर है। 25 को मैं लिख सकता हूं कि ये 5 का स्क्वायर है। 49 को मैं लिख सकता हूँ कि ये 7 का स्क्वायर है। और 81 को मैं लिख सकता हूँ कि ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि देखिए 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी संख्याएं क्या हैं, 1, 3, 5, 7, 9 क्या हैं, तो ये आपकी विषम संख्याएं हैं। पता चल रहा है कि विषम संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है, यानी पहले 1 का स्क्वायर हुआ विषम संख्या, उसके बाद 3 का स्क्वायर विषम संख्या, उसके बाद 3 के बाद 5 का स्क्वायर विषम संख्या, 5 के बाद अगली विषम संख्या 7 का स्क्वायर हो रहा है, और 7 के बाद अगली विषम संख्या 9 का स्क्वायर हो रहा है। तो 9 के बाद अगली जो विषम संख्या आएगी उसका स्क्वायर होगा। तो अगली विषम संख्या 11 है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 121। और 121 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या के साथ वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। बोला जा रहा है कि जिस तरह से 3 36 से संबंधित है उसी तरह बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे और 207 36 जो संख्या है कैसे संबंधित होगा। तो सिंपल सा प्रश्न ये है। सिंपल सा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इस तरह का प्रश्न चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, बार बार हर सेट में आपको मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि इस टाइप का आपसे पूछा जाए, इसलिए मैं इसको आसान कहता हूँ। अगर आप इस तरह के प्रश्नों का अप्रोच अच्छे से समझ लिए तो आपका 2 नंबर पक्का होता है ना। करना हमें क्या होता है, जैसे जो भी इसमें 2 पेयर की संख्या होती है, अगर मैं 2 पेयर की संख्या की बात करूं तो आप बोलेंगे सर 3 और 36 ही तो 2 पेयर की संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क और 207 36 तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या पता नहीं है, वही तो हमको ज्ञात करना है। तो हम ये देखते हैं कि जो 2 पेयर की संख्या है वो एक दूसरे से कैसे संबंधित है। जैसे यहाँ पर 3 और 36 है ना, तो 3 और 36 एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है ना। जो संबंध 3 और 36 के बीच है वही संबंध हम देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो संख्या होगी उसका और 207 36 में वही संबंध बन रहा है कि नहीं, है ना। तो 3 और 36 को ध्यान से अगर हम देखते हैं और एक बात और याद रखिएगा, हमेशा हमारा प्रयास होता है कि जो छोटी संख्या होती है ना उससे बड़ी संख्या लाने का। जैसे 3 छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या 3 से लाने का हम प्रयास करेंगे 36 को, है ना। 99% केस में यही होता है कि जो छोटी संख्या होती है उसी से बड़ी संख्या लाया जाता है। 1% केस में ही ऐसा होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या लाई जाती है। तो 3 से 36 बड़ी संख्या कैसे आ सकती है, अगर 3 में हम कुछ न करें, सिंपली हम क्या कर दें, 3 में अगर 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो आप बोलेंगे हो जाएगा 36। 3 में जब 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आ जाएगा, है ना। उसी तरह देखिए ध्यान से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अब देखिए 207 यहाँ 36 दिया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है। मान लेते हैं लेट से कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या x रही होगी, है ना। तो x का हम क्या करेंगे, 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, आप बोलिएगा सर 12x आ जाएगा, और यही 12x बराबर किसके होगा, तो 207 36 के, है ना। तो हमको x चाहिए तो x से डिवाइड इसको कर देंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा और भाग देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, तो 12 कम 12, यहाँ कितना बचा, 8 बचा, और 12 सत्ते 84, 3 बचा, और 12 दूना 24, ठीक है 24, 6 बच गया आपका, और 3 9 96, तो 12 बट्ठे 96, यानी कितना आ जा रहा है, 1728 आ रहा है। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 1728 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1728 विल बी राइट आंसर। आप लोग इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से मत कीजिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। सिंपली सा दिख रहा था भैया, कोई मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क एक्स मैं न भी मानूं तो मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ भाई
कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो संख्या, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क है, इसमें 12 मल्टीप्लाई करने पे इतना मिलना चाहिए ना, 207 36। तो इसमें जब 12 मल्टीप्लाई किया तो इसको जब 12 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पता चल जाएगा ना कितना आएगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको पता चल जाएगा क्या आएगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि शब्द यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बाएं सिरे से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या जा रहा है ना कि जो यूनिवर्सिटी दिया है ना आपका, इस शब्द यूनिवर्सिटी दिया है ना, इसके जो अक्षर हैं, अल्फ़ाबेट हैं, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का मतलब ये हो गया कि अगर मैं पूछूं कि यू है और यन है, इसमें से सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आता है, तो आप लोग बोलेंगे सर यन आता है, उसके बाद यू आएगा ना। तो उसी तरह जो सबसे पहले वर्णमाला में आता है उसको लिखेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले वर्णमाला में ई आता है, ई के बाद आई आता है, तो इसी क्रम में लिखेंगे जैसे वर्णमाला क्रम में आता है। और उसके बाद हमको बताना है कि बाएं सिरे से 7वां उसमें कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। डायरेक्ट हम लिखेंगे यूनिवर्सिटी है, आप समझ पाए होंगे। सबसे पहले इसमें से कौन सा अक्षर आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, तो आप लोग बोलेंगे सर ई आएगा, बिल्कुल ही आएगा। उसके बाद कौन सा इसमें से आएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर सिंपली आई आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए आई 2 बार है तो मैं आई इसको 2 बार लिख देता हूँ, है ना, आई 2 बार आएगा। और आई के बाद क्या आएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर आपका यन आ जाएगा, है ना, एन लिख लेंगे, है ना। उसके बाद यन के बाद क्या आएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर कुछ नहीं, यन के बाद आपका क्या आएगा, तो आर आएगा, है ना। और आर के बाद क्या आएगा, तो आप लोग सिंपली बोलेंगे यस आएगा। और यस के बाद सिंपली क्या आएगा, टी आएगा, है ना। और टी के बाद क्या आएगा, तो यू आएगा। और यू के बाद भी आएगा। और भी के बाद लास्ट कौन सा आएगा, आपका वाई। एक बार सबको काउंट कर लीजिए, क्या जितने यूनिवर्सिटी में अक्षर है उतना ही इसमें है कि नहीं। अगर उतना ही है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमने किसी न किसी अक्षर को छोड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है, ठीक है बिल्कुल। अब हमसे इसमें पूछा क्या है, तो बाएं सिरे से यानी यहाँ से इधर से बाएं सिरे से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो 7वां बाएं से बताना है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वां कौन सा बन रहा है, टी बन रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, यानी 7वां अक्षर कौन सा बाएं से आएगा, टी आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि ए बराबर 1 के बराबर है, भी 22 के बराबर है और ई 5 के बराबर है, तो आप वैगोली को कैसे लिखेंगे, है ना। अगर ध्यान से अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, तो ये बोल क्या रहा है कि ये जो है 1 के बराबर है ना, भी 22 के बराबर है। तो भी 22 के बराबर कैसे हो सकता है, तो आप लोग बोलेंगे सर कोई नहीं, अगर मैं भी 22 के बराबर की बात करूं तो ये सिंपली बोल रहा है ना कि भी का जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू को ही तो ये इक्वल कर रहा है ना। जैसे ई 5 के बराबर है तो ई 5 के बराबर कैसे हो सकता है, तो ई का प्लेस वैल्यू ही तो 5 होता है ना। उसी तरह 1 की बात कर रहा है, यानी ए 1 के बराबर है तो ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ए 1 ही होता है। यानी कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि जो इन्होंने अक्षर दिया है क्या है, सीधे प्लेस वैल्यू के बराबर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जितने भी वैगोली में जितने भी आपके अक्षर होंगे वह भी तो प्लेस वैल्यू के बराबर ही तो उनको हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो कैसे इसको लिखेंगे हम लोग, VAGUELY लिख लेते हैं। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ऐसे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ओरली तुरंत करके निकलेंगे 5 सेकंड में, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अब इतना तो क्लियर है, जैसे V22 है तो V22 इन्होंने बोल रखा है, प्लेस वैल्यू है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं बोला है। ए क्या है, 1 है, ए का प्लेस वैल्यू। उसी तरह G का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। और पुनः U का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो 21 होता है। ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो 5 होता है। एल का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो 12 होता है। और वाई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो 25 होता है। यानी कुछ इस तरह से इनको कोड किया जाएगा, 22 1 7 21 5 12 25, है ना। तो देखिए 22 17 21 किस में दिया है, 22 ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, 22 बी या डी होगा। तो 22 17 21 22 17 21 5 12 25 ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, है ना। अब समस्या ये है इस सवाल में कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि भाई इसको रो में सॉल्व करें कि कॉलम में सॉल्व करें, है ना, कैसे कर पाएँ। अगर मैं क्या करूं इनको रो में देखने का प्रयास करूं तो 9 8 का सम करेंगे तो 17 आएगा, लेकिन 17 और 8 का जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। ये बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए रो में सॉल्व किया, इनका सम आया और सेम इनका सम आया, तो मैं बोल सकता था कि सबका सम इक्वल हो रहा है ना। कॉलम में भी सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इनका सम कर दूं और इनका सम कर दूं, नीचे इनको लिखूं, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, है ना। तो बहुत मुश्किल भरा सवाल है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। लेकिन सिंपली थोड़ा सा देखिए, जितना कोई क्वेश्चन बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को याद रखिए, जितना क्वेश्चन कोई बड़ा होता है उतना ही उसका सलूशन आसान होता है। बस आपको क्या करना होता है, थोड़े दिमाग से सवाल को प्रयास किया जाता है करने का, है ना। मैं ध्यान से इसको ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला भैया कोई बात नहीं है, मैटर तो बहुत ख़राब चल रहा है, क्या होगा पता नहीं, लेकिन देख लेते हैं। मैंने ये देखा कि अगर 9 और 8 का मैं सम कर रहा हूँ तो ये मुझे 17 दे रहा है, जो यहाँ लिखा है। 9 मैंने 8 का सम किया तो क्या दिया, मुझे 17 दिया। उसी तरह 17 और 8 का जब मैंने सम किया तो ये मुझे 25 दे रहा है। 17 3 20 लिख देते हैं। देखिए 9 प्लस जब मैंने 8 का सम किया तो ये क्या दे रहा है, 17 दिया। ठीक है, पुनः दूसरी, कहने का मतलब हुआ कि ऊपर की दो संख्या को सॉल्व करने पर नीचे की लाइन की लेफ्ट वाली संख्या आ रही है। पुनः दूसरी लाइन की दोनों संख्याओं को हल करने पर, जोड़ने पर तीसरे लाइन की लेफ्ट संख्या आ रही है। तो 9 8 17। उसी तरह 17 प्लस जब 8 मैं करूंगा तो 17 प्लस 8 मैं करूंगा तो क्या बन जा रहा है, 25 बन जा रहा है। बन रहा है कि नहीं, है ना। उसी तरह देखिए, पुनः 25 और 16 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 25 प्लस 16 कितना आएगा, 41 आएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, 41 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। अब देखिए, पुनः जब हम 41 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आएगा। 41 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ गया, तो आपका 49 आ गया, 49 आ गया, है ना। और पुनः देखिए 49 और 8 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 प्लस 8 को हल कर वो करेंगे, सम करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो बोलिएगा 57 आ जाएगा। यानी कुछ भी हुआ नहीं, कुछ इस तरह से जो ऊपर की दो संख्याएं हैं ना, उनका रो की जो दो संख्याएं हैं, पहली रो की, उनको सम करने पर क्या हो रहा है, दूसरे रो की पहली संख्या आ रही है। पुनः दूसरे रो के संख्याएं हैं, उनका सम करने पर तीसरे रो की पहली संख्या आ रही है, और यही पैटर्न चल रहा है ना। तो लास्ट में हमने जब 25 और 16 को सॉल्व किया है तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 41 आ रहा है, और वही हमसे पूछा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2:13 PM पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच निर्मित न्यून कोण का मान कितना होगा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको मैं महत्वपूर्ण इसलिए बोलता हूँ कि एक क्लॉक का प्रश्न है और ये हमेशा पूछा जाता है। इस टाइप का प्रश्न एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है ना। और इसको करने का एक सिंपल फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो बहुत मुश्किल होगा आपको करने में, बहुत मुश्किल। और फार्मूला पता है तो आप तुरंत 10 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए, कभी भी अगर घंटे और मिनट की सुई के बीच में, है ना, किसी टाइम पीरियड में पूछा जाए आपसे कि कोण कितना बनेगा, तो उसके लिए फार्मूला एक होता है। क्या फार्मूला होता है डियर? फार्मूला होता है थीटा, यानी एंगल बराबर होता है 60 H माइनस 11 M डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या है, H का मतलब घंटा, जो घंटे की सुई होती है। जैसे इसमें 2:13 हो रहा है तो 2 घंटा, यानी H की जगह 2 रखेंगे। M का मतलब होता है, क्या होता है, तो मिनट होता है ना। M का मतलब क्या होता है, मिनट। जैसे इसमें 13 मिनट हो रहा है तो यहाँ 13 M की वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, सिंपली आ जाएगा। बीच में माइनस नहीं है, माफी चाहते हैं, डिफरेंस है। यानी जो बड़ी संख्या होगी उसमें से हमको छोटी घटाना होता है, डिफरेंस है ना। तो कभी भी इसका मान निगेटिव नहीं आएगा। इस बात को, थीटा निगेटिव इसका नहीं आएगा। तो पुनः थीटा बराबर अब मान रख देते हैं सिंपली 60 × 2, है ना, माइनस 11 × 13 डिवाइडेड बाई 2। ओके, 60 और 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 120 आएगा, और माइनस
11 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 कम में 13, 143 आ जाएगा, है ना, 143 डिवाइडेड बाई 2। डिफरेंस लेंगे यहाँ से पुनः तो कितना आ जाएगा आपका 23 आएगा। डिफरेंस लिया 23 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11.5 डिग्री। कितना, 11.5 डिग्री आएगा आपका राइट आंसर। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। इस फार्मूले को बिल्कुल आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं दीवार पे रट लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता है ना तो आप फंस जाइएगा, है ना, फंस जाइएगा, बिल्कुल कर नहीं पाएगा। तो याद रखिएगा 60 इंटू एच डिफरेंस यानी माइनस 11 इंटू मिनट डिवाइडेड बाई 2 होता है। कभी भी अगर किसी घंटे और मिनट के बीच में आपका एंगल पूछ दे उसको निकालने का, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है जिस तरह से दही दूध से संबंधित है उसी तरह बताना है तेल क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, है ना। सिंपल सा बात है। सेकंड नंबर अभी हम लोगों ने सवाल किया था वही है, वहाँ पे संख्याएं दी गई थी, यहाँ पे शब्द दिया गया है। और कई दफ़ा ऐसा क्वेश्चन बनेगा जहाँ पे अल्फ़ाबेट का पेयर देगा, है ना। तो 2 3 4 तरीकों से इस तरह का प्रश्न बनता है। वही तरीका होता है जो भी 2 पेयर का शब्द है। अभी आप ऐसे याद रखिए, 2 पेयर का शब्द मत याद रखिए, सिंपल याद रखिए कि जो 2 रेशियो में जो 2 शब्द दिए गए हैं ना वो कैसे संबंधित है। उस जो संबंध है रेशियो के 2 शब्दों का, वही संबंध हम लोग बाकी जहां पूछा गया है ना, वहां पे लगा करके आंसर लाएंगे। इस तरह से डायरेक्ट बिल्कुल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो हम देख लेंगे कि दही और दूध कैसे संबंधित है। तो आप लोग बोलिएगा सर सिंपल सी बात है, जो दही होता है ना यह दूध से बनता है ना, यही तो होता है ना, दही जो होता है दूध से बनता है। उसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं, बताइए डियर, तेल किससे बनता है, तो तेल से बनता है? नहीं। तेल गेहूं से बनता है? नहीं। तेल अंकुरित से बनता है? नहीं। तेल क्या बीज से बनता है? हाँ बिल्कुल बनता है। जैसे सरसों का बीज हो गया, है ना, सरसों का बीज हो गया। जो लोग गांव से होंगे सबको पता होगा कि सरसों की बुआई होती है। अब सीजन चल रहा है, सरसों की बुआई जो होती है, रबी की फसल है, तो सरसों जब गेहूं कटता है उसी समय सरसों भी कट जाता है। तो छोटे छोटे उसके दाने बीज होते हैं, उनको क्या किया जाता है, मशीन पर ले जाया जाता है, तो उसको पेरवाया जाता है, तो उसमें से क्या निकलता है, तेल प्राप्त होता है। उसी तरह कोई भी तेल है ना, कोई भी तेल है तो किससे निकलता है, बीज से ही निकलता है ना, बीज से ही निकलता है। अब देखिए एक अलग चीज़ होती है कि जैसे एक वनस्पति की घी होता है ना, तो उसको वनस्पतियों से बनाया जाता है। और कई दफ़ा जो गाय की चर्बी होती है, भैंस की चर्बी होती है, उसका भी यूज करके तेल बनाया जा सकता है ना। अभी आप लोग मिठाई में जो मिलाया गया था, प्रसाद में मिलाया गया था जो घी था वो मिलावटी था, उसके बारे में आप लोगों ने सुना है। तो देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी हम रीजनिंग करते हैं तो जनरलाइज सेंस में बात होती है ना। अब आप लोग ये मत बोलिएगा सर जी पेड़ से भी तो तेल बनता है, वनस्पति की घी होती है वो भी तो तेल ही होती हैं, उसमें बीज कहाँ होता है ना, ये भी सवाल उठ सकता है। भैंस की गाय की चर्बी से भी आपको मिल जाएगा तेल बना हुआ, है ना। तो हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी हम रीजनिंग को करते हैं तो जनरलाइज सेंस की बात करते हैं, है ना। जनरलाइज सेंस इन द क्या होता है कि जो चीज़ें मैक्सिमम प्रचलित होती हैं, है ना, मैक्सिमम प्रचलित होती हैं उसी की हम बात करते हैं, है ना। तो तेल जो है किससे बनता है, बीज से बनता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे चित्र के अनुसार दर्शाए गए एक पासे की 6 सतहों पर 6 अक्षर बी सी डी ई एफ और जी अंकित हैं। बी अंकित सतह के विपरीत की सतह पर कौन सा अक्षर होगा। डाइस का प्रश्न है, आरपीएफ कांस्टेबल 19 का प्रश्न है, पूछा गया। सिंपल सा एक कंसेप्ट होता है, एक ही कंसेप्ट, 1 से 2 कंसेप्ट होता है डाइस में और कुछ भी नहीं होता है। और डाइस से एक प्रश्न बनता ही है ना। 1-2 बातें होती हैं जिनको आपको अच्छे से अगर याद कर लिया तो फिर ज़्यादा मुश्किल डाइस में नहीं होता है। हमसे पूछा है कि बी के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। सिंपल, तो आप सभी को पता होगा कि जब भी आपको अगर 2 डाइस दिया होगा तो आप हर फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, संख्या होंगी, आप पता कर सकते हैं। कैसे, हम 2 डाइस को देखते हैं ध्यान से और उसमें ये देखते हैं कि किस फलक, कौन सी फलक की संख्या जो है दोनों में कॉमन है। तो देखिए सी क्या है, कॉमन पहले डाइस में भी है, एक फलक पे है, और दूसरे डाइस में भी सी कॉमन है। और कोई कॉमन है क्या, नहीं है, ठीक है। अब सी कॉमन है ना, तो पहले डाइस से क्लॉकवाइज चलिए, सी से मैं क्लॉकवाइज चला तो मैं जी पे आ गया। उसी तरह सेम
हम क्या करेंगे, दूसरे डाइस से क्लॉकवाइज चलेंगे, सी से क्लॉकवाइज चले तो एफ पे आ गए। तो अब देखिए पहले जी पर गए थे तो जी का विपरीत एफ आ जाएगा। उसी तरह पुनः जी से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो डी पे आ जाएंगे, तो यहाँ डी लिख लीजिए, और पुनः एफ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो बी पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे डी का विपरीत क्या आ जाएगा, बी आएगा, है ना। अब देखिए बचा कौन सा, एफ बच गया, तो एफ के विपरीत कौन सा आ जाएगा, आपका ई आ जाएगा। जो बचा वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो हमसे पूछा क्या था कि बी के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो बी के विपरीत सतह पर क्या मिल गया है, हमें डी मिल गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा, एकदम अच्छे से याद करना है कि कैसे अगर दो डाइस दिया है तो हम कैसे सभी के विपरीत निकालेंगे। कॉमन ढूंढिए दोनों में और वहां से क्लॉकवाइज चलिए। एक बार क्लॉकवाइज चलेंगे, इसमें भी एक बार क्लॉकवाइज चलिए, तो जो जो आपके अक्षर आ रहे हैं वह एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। उस वेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दिया गया बहन, चाची, चाचा, ये 3 शब्द दिए गए हैं। इन 3 शब्दों से हमको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है जो इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करते हो, है ना। ठीक है, अब देखिए अगर मैं तीनों शब्दों को ध्यान से देखूं तो एक चीज मुझे पता चल रहा है कि बहन और चाची में कोई संबंध है क्या। तो आप लोग बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ बहनें चाची भी होंगी और कुछ चाचियाँ क्या होंगी, बहनें भी होंगी। अब तो ये कन्फ्यूजन होगा, सर ये क्या बोल रहे हैं, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। चलिए मैं फिगर बनाऊंगा तो उसको बताता हूँ ध्यान से, है ना। अगर मैं सिंपली चाची और चाचा में कोई संबंध की बात करूंगा तो कहिएगा नहीं सर कोई संबंध नहीं है। देखिए जनरल संबंध की बात करते हैं, अभी मत बोलिएगा चाची चाचा की वाइफ है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहन और चाचा की बात करें तो इसमें भी कोई संबंध नहीं है। तो इतना तो क्लियर है कि चाचा के लिए अलग डायग्राम होगा, लेकिन बहन और चाची के लिए हमारा कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। मैंने यहाँ बहन बना लिया, ध्यान से समझिएगा। इसमें कई दफ़ा बच्चे गलती करते हैं, बहन हो गया और एक क्या आ गया, आपका चाची आ गया। तो कुछ बहन क्या है, आपकी चाची हैं, है ना, और चाचा आपका इधर हो गए, क्योंकि चाचा बिल्कुल कोई संबंध अदर से नहीं है। अब मैंने देखिए बहन और चाची के लिए कैसे मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बहन चाची हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भैया कुछ बहन क्या है, चाची हैं। सपोज करिएगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपकी अगर चाची होंगी, आपकी चाची होंगी, तो आपकी चाची का कोई भाई होगा कि नहीं होगा, आपकी चाची का कोई भाई होगा। तो जो आपकी चाची हैं आपके लिए तो आपकी चाची हैं, लेकिन आपकी चाची के भाई के लिए वो तो बहन हो गई ना, हुई कि नहीं। बात समझ पा रहे हैं, बहुत गहराई वाली बात है, बात समझिएगा, है ना। तो क्या हो गया, बहन हो गई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ बहनें जो है ना, कुछ जो बहन है वो चाची भी होती हैं या कुछ चाचियां बहन भी होती हैं, है ना। तो इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। माना 13 जून 2005 को शुक्रवार था, तो 5 जुलाई 2005 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन था। इजी प्रश्न है, आपका कैलेंडर का प्रश्न दिया गया है ना। अब देखिए 13 जून 2005 है शुक्रवार, तो 5 जुलाई, तो अगर मैं जून महीने की बात कर लूंगा तो जून 30 का होता है कि नहीं बच्चों, 30 का होता है। उसमें 13 दिन निकल गया है, 13 दिन निकल गया, तो कितना दिन बचेगा, 30 में से 13 निकाल देंगे तो 17 दिन इसमें बचा, जून में बचा। और जुलाई में हमको 5 तारीख को पूछ ही रहा है, तो 5 इसमें ऐड कर दे, 5 और होगा, तो 17 5 कितना हो गया, तो 22 हो गया, है ना। यानी 22 दिन इनके बीच में बच रहे हैं। तो 22 में हम ऑड डेज निकाल देते हैं, तो 7 से डिवाइड कर लीजिए। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 क्या आएगा, ऑड डेज हो गया। ये क्या है, ऑड डेज, है ना, ऑड डेज आ गया। तो अब इसी 1 को हम जब शुक्रवार में जोड़ेंगे, शुक्रवार में जब +1 करेंगे, तो शुक्रवार में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार। क्या आएगा, शनिवार, है ना, शनिवार आ जाएगा। यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई है ना, ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। ये बात अगर नहीं समझ में आई है तो उंगली लीजिएगा, उंगली पकड़िएगा। उंगली करने का तो यही बेस्ट तरीका, तभी आप आसानी से जल्दी क्वेश्चनों को कर पाएंगे, है ना। उंगली लीजिए, 13 जून 2005 को शुक्रवार था, तो 14 जून को शनिवार, ठीक है, 15 जून को रविवार, 16 जून को सोमवार, ऐसे ऐसे करके जाइए।
30 जून तक चाहिए, फिर जुलाई में 5 तक चले जाइए, बहुत ज़्यादा इसमें दिन नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ शनिवार वही आएगा। उसी चीज़ को मैं रिमाइंडर से निकाल दी हूँ, ऑड डेज से निकाल दी हूँ, टोटल मैंने देख लिया कितने दिन है इनमें ऑड डेज, क्योंकि भाई हर 7 दिन के बाद सेम डे रिपीट होता है, इसीलिए मैं 7 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। अगर देखिए कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में ना आए, कोई भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ या किसी भी प्रश्न में लगे कि सर जी आप तो आप जो बता रहे हैं उससे आसान मेरे पास तरीका है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर किसी भी प्रश्न का आपके पास मुझसे अच्छा सलूशन हो जो मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं रेक्टिफाई करूँगा। और दूसरी चीज़, अगर कोई भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है, समझ में ना आए, तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, है ना, मैसेज कीजिए, मैं पर्सनली बताऊँगा। और ज़्यादा अगर आपके पास मान लीजिए कि मैं कोई भी क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, अगर उसी से रिलेटेड या रीजनिंग का कोई भी प्रश्न आपके पास है जो आपसे नहीं हो रहा है, आपसे रीजनिंग का प्रश्न कोई भी है नहीं हो रहा है, तो एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप किसी भी क्वेश्चन का, रीजनिंग का किसी भी क्वेश्चन का आप लोग सोल्यूशन आप लोग पा सकते हैं, और बिल्कुल अच्छे डिटेल से मैं उसको आपको समझाऊंगा, है ना। कोई भी स्टूडेंट, मान लीजिए अगर आपके पास कोई रीजनिंग का आप लोग प्रैक्टिस सॉल्व करना है और सोल्यूशन उसका नहीं बन रहा है, डाउट है, तो आप इस पे उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं उसका सोल्यूशन अच्छे से बताऊंगा। यहाँ तक कि अगर मैथ का भी हो तो आप लोग मैथ का भी भेज सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। एसएससी पूछती है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत मुश्किल सवाल है। देखिए मुश्किल सवाल इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग कहेंगे सर जी आप पगला उगला गए हैं क्या, मुश्किल सवाल बोल रहे हैं, सिंपल सी सवाल है, ऑप्शन एक एक ऑप्शन का रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो ऑप्शन का इक्वेशन, जिस ऑप्शन का साइन चेंज करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई होगा राइट आंसर हो जाएगा। बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक बात समझिएगा ध्यान से, जिस भी प्रश्न में, जिस भी क्वेश्चन में एक रीजनेबल टाइम से अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो समझिए वो सवाल कठिन है। बात समझ रहे हैं ध्यान से, वो सवाल कठिन है और उस सवाल को हम तभी अटेम्प्ट करेंगे जब सारे प्रश्नों को करके बाद में आएंगे। समझ पा रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको टफ बोलता हूं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि भाई सिंपल सी बात है, हम ऑप्शन से रख करके चेक कर लेते हैं। तो सपोज करिए आपने ऑप्शन से चेक करना शुरू किया, ए चेक किया, ऑप्शन बी चेक किया, नहीं बी भी सेटिस्फाई किया, सी चेक किया नहीं हुआ, डी चेक किया तब हुआ, तो आपका 1 मिनट तो एटलीस्ट निकल जाएगा डियर, 1 मिनट चला जाएगा कि नहीं, बिल्कुल चला जाएगा। तो जब 1 मिनट आप इस तरह के सवालों पर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको मैं कठिन बोलूंगा ना, तो मेरा क्या अप्रोच होगा 1 मिनट से इसको कम में करने का, है ना। ध्यान से समझिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ भाई, बात तो सही है, मुश्किल तो है ही, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑप्शन तो मेरी भी मजबूरी है, बात ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये था ना, ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे क्या होता ना, यहाँ पे 12 की जगह कोई और संख्या होती, ध्यान से समझिएगा, तब मैं बोल सकता था कि 18 भाग्य 6 है ना, भाग्य को मैं नहीं छेड़ सकता हूं क्योंकि ये 18 कटेगा 6 से, ठीक है, कटेगा, मैं भाग्य को नहीं छेड़ सकता, यानी ऑप्शन ए और बी मैं नहीं छेड़ सकता था, यानी केवल सी या डी होगा। लेकिन समस्या यहाँ ये फंस जा रहा है कि भाई 12 आ रहा है, अगर हम इंटू और डिवीजन को भी इंटरचेंज कर देंगे ना तो भी ये कट जाएगा। देख लीजिए यहाँ अगर मैं भाग्य कर दूं, यहाँ गुणे कर दूं, तो 12/18 आ गया, तो 6 18 4 आ गया ना, कट जाएगा। तो प्रॉब्लम ये 12 कर दे रहा है। तो अब तो मेरे पास भी मजबूरी है भाई कि ऑप्शन से ही जाना है, लेकिन ऑप्शन से ही जाना है तो थोड़ा हम लोग अलग तरीके से जाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑप्शन से ही हम लोग चलेंगे, लेकिन हम लोग सीक्वेंस में ऑप्शन पुट नहीं करेंगे डियर, बिल्कुल याद रखिएगा। मैं रेंडमली चूज करूंगा, रेंडमली मैं कह रहा हूं कि आपको मजबूरी है भाई सबको चेक करना है तो आप रेंडमली करिए ना। आपने ऑप्शन ए को चेक किया है ना, ए ने सेटिस्फाई नहीं किया तो डी को चेक किया, डी ने नहीं किया तो बी को करिए, है ना। तो कहीं ना कहीं 2 को चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं पकड़ आ ही जाएगा। इसलिए आप सीक्वेंस से कभी भी इसको मत करिएगा चेक, है ना, इसको रेंडमली पकड़िए किसी भी ऑप्शन को। तो मैं रेंडमली पकड़ता हूं ऑप्शन बी को, ठीक है। डिवीजन और गुणे को ही चेंज करके देखते हैं कि क्या देता है। 14 है ना प्लस 12 डिवीजन इंटू, यहां पे डिवीजन लगाएंगे 18
इंटू 6 - 12 = 6। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब देखिए इसको थोड़ा सा 14 बार, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे लिखते हैं 14, ध्यान से देखिए, प्लस 12, नीचे आ जाएगा डिवीजन 18, है ना, और इंटू 6 - 12, यही है ना। तो देखिए थोड़ा सा इंटू 6 - 12, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको काटने का प्रयास करूं तो ये 6 से कट जाएगा, 36 18, और ये 3 से 3 चौको 12, है ना। तो कितना बचा, 14 + 4, कितना बचा, 14 + 4 - 12, है ना, बराबर 6 दिया है। तो 14 4 कितना आ गया, 18, 14 4 कितना आ गया, 18, और 18 माइनस जब 12 करेंगे तो 6 आएगा, यानी LHS बराबर RHS आ गया ना, 6 = 6। तो आपका ऑप्शन बी क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तथा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं, तो बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष पालन करता है। ठीक है, सिलॉक्स का सिंपली प्रश्न है, थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़ा बड़ा दिया है और कोई बात नहीं है, और कुछ भी नहीं है, घुमा करके सिलॉक्स का ही प्रश्न दिया गया है। और सिलॉक्स के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, तो कुछ भी नहीं करते हैं, जो भी आपका स्टेटमेंट दिया गया होता है उससे हम लोग डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के आधार पे देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो और कुछ भी नहीं दिया है इसमें, 2 स्टेटमेंट है। पहला है कि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति है। और इन्हीं 2 हम स्टेटमेंट से क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखिए कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति है, अब इसको बड़ा देख करके और एक लाइन में देख करके आप लोग ओरली मत सॉल्व कीजिएगा, फंस जाइएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ फंस जाइएगा, है ना। तो इसलिए डायग्राम से करिएगा तो आसानी से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोला गया कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है, कुछ जो कलाकार हैं, कुछ जो कलाकार हैं, कलाकार को मैं के से डिनोट करता हूँ। पूरा कभी भी एग्जाम में मत लिखिए या प्रैक्टिस सेट में कलाकार लिखेंगे टाइम किल होगा। कुछ कलाकार क्या हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति मतलब फेमस पर्सनालिटी, FP लिखते हैं, फेमस पर्सनालिटी, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति या फेमस पर्सन। अगला स्टेटमेंट बोला है सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं, जितने भी आपके क्या हैं फेमस व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वो क्या हैं करोड़पति, यानी करोड़पति का मतलब CR, ठीक है। अब हमसे इसी डायग्राम के आधार पे हम देखेंगे, बोला है कि कौन सा निष्कर्ष पालन करता है। ऑप्शन ही क्या दिया है, सभी कलाकार करोड़पति हैं। जो सभी कलाकार हैं करोड़पति हैं, नहीं भैया, कलाकार कुछ कलाकार करोड़पति हैं, सभी नहीं हैं, ये गलत। दूसरा बोला है कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, बोला है कि कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, कैसे भैया, बिल्कुल है, सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं, ऐसा गलत है। दूसरा भी सी बोल रहा है कुछ कलाकार करोड़पति हैं, देखिए ये सही बोल रहा है कि कुछ कलाकार करोड़पति हैं, देखिए करोड़पति और कलाकार इंटरसेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा कर रहा है, यानी कुछ कलाकार क्या हैं करोड़पति हैं, तीसरा सही बोल रहा है। चौथा क्या है, कोई भी करोड़पति प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, ये भी गलत है भैया, कोई भी करोड़पति जो है प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, ये भी गलत बोल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।